नमस्कार। जैसा आप लोगों के ज्ञान में है कि हम लोग अभी राशियों के गुण सबूत और उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम किसी भी जातक पर उनके प्रभावों को समझने में समर्थ हो पाए। आज हम राशियों को उनकी आकृति और उनके निवास स्थान के आधार पर समझेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने बोर्ड पर पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। हम जहाँ ये चाहते हैं कि आपको किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान मिले, वहीं वीडियो भी अधिक लंबी ना हो, जिसको देखने में आपको उकताहट लगने लगे। इसलिए हमने पहले से ही ये सब तैयारी यहाँ कर रखी है। अब हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम राशि के नीचे 1 नंबर लिखते हैं तो आप लोगों के ज्ञान में अपने आप आ जाना चाहिए कि हम मेष राशि की बात कर रहे हैं। आकाश में तारों के समूह के रूप में राशियां स्थापित हैं और हम यदि मेष राशि को यदि उन तारों के समूह को देखते हैं तो हमें एक ऐसी आकृति बनते हुए प्रतीत होती है जैसे वह एक भेड़ हो। अब भेड़ भी कैसी? जंगली भेड़, जिसको मेढ़ा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वाइल्ड रैम कहते हैं। अब हमने ये कैसे जाना कि ये जंगली भेड़ है या मेढ़ा है? ये पालतू भेड़ नहीं है, क्योंकि जब हम मेष राशि के गुणों को याद करते हैं तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि ऊर्जा और अपनी तेजी के लिए पहचाने जाते हैं। मेष राशि क्षत्रिय वर्ण की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए इससे ये निर्धारित होता है कि वह जो भेड़ है वह जंगली भेड़ अर्थात मेढ़ा है, वाइल्ड रैम है। और भारतीय ज्योतिष के अलावा अगर हम ग्रीस की बात करें, प्राचीन काल में ग्रीस में माना जाता था कि उनके देवता जिउस के द्वारा एक जंगली भेड़े को, एक पूरी कथा है इसकी, कि जंगली भेड़े को मेष राशि का नक्षत्र बना दिया गया। मिस्र में भी वहां के सूर्य और युद्ध के देवता ओमारा से इसको जोड़ा जाता है। तो हम समझ गए कि मेष राशि की जो आकृति है वह जंगली भेड़ की है। अब यहाँ हमने पद भी लिखे हैं कि अगर आकृति किसी जानवर की, किसी पशु की बन रही है तो उसके कितने पैर हैं। अब भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो ये राशि चतुष्पद। अब इन पदों का ज्योतिष में कैसे उपयोग होगा ये आप आगे समझेंगे। यहाँ हमको ये भी ध्यान रखना है कि मेष राशि चतुष्पद राशि है, क्योंकि उसकी आकृति एक 4 पैरों वाले जानवर की है। अब यहाँ इसका निवास स्थान भी शास्त्रों में जंगल बताया गया है। यदि ये पालतू भेड़ होती तो इसका निवास ग्राम में बताया जाता, गांव में बताया जाता, या चारागाह, मतलब जो लोग भेड़ बकरी पालते हैं उनके यहाँ बताया जाता। इसका निवास जंगल बताने का भी तर्क यही है कि हम जंगली भेड़ अर्थात मेढ़ा की बात कर रहे हैं। कभी कभी हमारे मुंह से भी इसके लिए हिरण निकल जाता है कि मेष राशि की आकृति हिरण जैसी है। उसका कारण ये है कि जो जंगली भेड़ होती है उसके अंदर इतनी तेजी होती है और देखने भी थोड़ा हिरण जैसा लगता है, तो कई बार हिरण और इसकी तुलना हो जाती है। अब यदि हम इसके गुणों की बात करें तो जैसा मैंने बताया, इसके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये बहुत तेज दौड़ता है और ये बहुत ही जिद्दी प्राणी है। अब जिद्दी तो कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता यदि हम किसी मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं दृढ़ निश्चय, यानी इसका ये बहुत दृढ़ निश्चय वाला जानवर होता है। यदि एक बात किसी बात पर अड़ जाए तो ये पीछे नहीं हटता। जैसा आपने एक फिल्म में भी डायलॉग सुना है ना कि एक बार यदि मैंने कोई निर्णय कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब इन गुणों से, इन आकृतियों से हम क्या समझेंगे कि जो मेष राशि के जातक हैं उनमें ऊर्जा अत्यधिक होगी, वह बहुत तेजी से कार्य करने में सक्षम होंगे और बहुत ही दृढ़ निश्चयी होंगे। अर्थात कोई भी कार्य यदि उन्होंने अपने हाथ में ले लिया तो उसका अंतिम निष्कर्ष निकाल कर ही मानेंगे। हम यहाँ इन चीजों से किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी समझ सकते हैं और वह किस तरीके से धन अर्जित करेगा, अर्थात उसकी आजीविका क्या होगी।
ज्योतिष में जब आजीविका का प्रश्न आता है तो हम दशम भाव को देखते हैं कि दशम भाव में कौन सी राशि स्थित है, तथा दशमेश, दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनेगा, देखिए उस भाव में एक राशि लिखी होगी और उस भाव का स्वामी हमको पता होगा कि वहां यदि मेष राशि लिखी है तो उसके स्वामी मंगल है। तो हम आजीविका निर्धारण करते समय राशि, ग्रह, नक्षत्र सबके स्वरूप, गुणों, प्रकृति को समझकर ही कुछ कहेंगे। अभी हम केवल राशियों के बारे में जान रहे हैं और आधुनिक काल में किसी की आजीविका का निर्धारण करना अत्यंत ही एक कठिन विषय है। जब ज्योतिष शास्त्र लिखे जा रहे थे उस काल में किसी की भी आजीविका का निर्धारण एक अत्यंत सरल विषय होता था, क्योंकि प्राय व्यक्ति वही कार्य करता था जिसमें उसका परिवार संलग्न होता था। अपने पारिवारिक कार्य को वह आगे बढ़ाता था। जो कार्य उसके पिता करते थे या बड़ा भाई करता था, या वह कोई कार्य अगर नया भी करता था तो या अपने मित्र के प्रभाव से कर रहा है, उसका मित्र कोई कार्य कर रहा है तो वह कार्य उसने करना आरंभ कर दिया। और यदि ये सब नहीं भी है तो वह अपने ननियाल पक्ष, उसके ननियाल पक्ष में क्या कार्य हो रहा है उससे जुड़ जाता था। तो प्राचीन काल में कार्य निर्धारण बड़ा आसान होता था, लेकिन आधुनिक काल में आजीविका के इतने अवसर हैं। और आप किसी भी विषय को ले लीजिए, जैसे इंजीनियर, अगर हमें लगता है ये व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है तो इंजीनियर कौन सा इंजीनियर होगा? सॉफ्टवेयर का होगा, हार्डवेयर का होगा, मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रॉनिक का होगा। अगर डॉक्टर के बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आप डॉक्टरी के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो उसमें भी अनेक विभाग हैं। मेडिसिन का होगा, फिजिशियन होगा, सर्जन होगा, न्यूरो का होगा, हड्डियों का होगा, दांतों का होगा। तो आधुनिक काल में आजीविका का निर्धारण करना अत्यंत ही एक दुष्कर कार्य है, परंतु हमको यहाँ घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी हम ग्रह, नक्षत्रों, भावों को समझेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे तो हम अंतिम निष्कर्ष में पहुंचने में समर्थ होते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ मेष राशि को समझ लिया कि आकृति वाइल्ड रेन, जंगली भेड़ की है, उसके 4 पैर हैं, इसलिए वह चतुष्पद है, उसका निवास जंगल है। अब यहाँ हम जंगल से भी समझ सकते हैं। देखिए वो मेष राशि का व्यक्ति है, अग्नि तत्व का राशि है, क्षत्रिय वर्ण है, उसमें ऊर्जा बहुत है, दृढ़ निश्चय है, तेजी बहुत है। तो क्या वह जंगल से संबंधित भी कोई कार्य कर सकता है? उसमें साहस की तो कमी होगी नहीं, क्योंकि अग्नि तत्व है, क्षत्रिय वर्ण है। तो इस प्रकार हम बातों को जोड़ते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर हम दूसरी राशि की बात करें तो 2 अर्थात वृष। अब वृष राशि की जो आकृति हमें प्राप्त होती है वो एक बैल की है। बैल के भी 4 पैर होते हैं, तो चतुष्पद। इसका जो निवास स्थान बताया गया है वह जल पूर्ण खेत बताया गया है। और बेल का क्या गुण होता है? बेल का गुण होता है बिना थके लगातार कार्य करना। बेल दिन भर खेतों में हल जोतते हैं, फिर वही उनको बैलगाड़ी में जोत दिया जाता है और उससे घर आया जाता है, या कहीं कोई सामान पहुंचाना हो, तो बेल कभी थकते नहीं हैं। तो हम इस गुण से क्या समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति बिना थके लगातार कार्य करने में सक्षम होगा। इसको अन्य चीजों से मिलाकर हम उसकी आजीविका के बारे में निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ जल पूर्ण खेत बताया गया है, तो क्या वह किसी खेत, कृषि संबंधी किसी चीज में हो सकता है? तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है, उसकी जो आकृति प्राप्त होती है वह एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। आपने कभी समाचार पत्रों में या किसी पत्रिका में मिथुन राशि, जहाँ राशियों के बारे में दिया जाता है, वहाँ एक आकृति देखी होगी, उसमें स्त्री और पुरुष का जोड़ा दिखा दिया जाता है। परंतु शास्त्रों में जो बताया गया है वह स्त्री पुरुष का जोड़ा तो है, परंतु स्त्री के हाथ में वीणा है और पुरुष के हाथ में गदा है। इसको आप याद कर लीजिएगा, पुरुष के हाथ में गदा है। हाथ में गदा तो है लेकिन वो युद्ध नहीं कर रहा है। और ये दोनों कीड़ा की मुद्रा में है, नृत्य की मुद्रा में है। अब चूंकि ये एक मनुष्य की राशि है, मतलब मनुष्य की आकृति है, इसलिए इसके 2 ही पद, मनुष्य के 2 पैर होते हैं तो इसके 2 पद बताए गए हैं।
और स्त्री पुरुष का जोड़ा है तो इनका निवास स्थान शयन कक्ष अर्थात सोने का कमरा बताया गया है। और इससे जो हम गुण लेते हैं वह मनोरंजन या खेल, क्योंकि वह क्रीड़ा की मुद्रा में है, नृत्य करने की मुद्रा में है, तो वह व्यक्ति मनोरंजन प्रिय हो सकता है, खेल प्रिय हो सकता है, या उसकी आजीविका, वह जो ऐसे कार्य करना पसंद करेगा वह मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य करना पसंद करेगा, या खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों को जोड़ते हुए हम किसी मनुष्य के बारे में, उसकी आजीविका के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं। जो चौथी राशि है उसकी आकृति हमें केकड़े के रूप में प्राप्त होती है। चौथी राशि अर्थात कर्क। कर्क का अर्थ होता है केकड़ा। केकड़ा पानी में पाया जाता है, नदियों में या समुद्र में, विशेषकर ऐसी जगह जहां पानी से टकरा टकरा के पत्थरों में, चट्टानों में दरारें बन जाती हैं, क्योंकि इसका निवास स्थान जो बताया गया है वह जलपूर्ण दरार, ऐसी दरार जहां जल भरा हो। तो पत्थरों के, चट्टानों की जो दरारें होती है उसमें केकड़े छुपे रहते हैं। केकड़ा एक कीट है तो इसके बहुपद है, इसके कई पैर होते हैं, तो ये राशि बहुपद राशि कहलाएगी। निवास स्थान जलपूर्ण दरार। अब इससे हम क्या गुण ले सकते हैं कि वह जल संबंधी कार्य करना उसे प्रिय होगा। अगर हम उसकी आजीविका का जब निर्धारण करेंगे तो हम ये राशि के आधार पर ये समझ सकते हैं कि वह जल संबंधी कार्य करने उसे अच्छा लगता होगा, उसको पसंद होंगे और वह ऐसे कार्यों में संलग्न हो सकता है। पांचवी राशि जो कि सिंह है, और इसकी आकृति भी एक सिंह की अर्थात शेर की है। अब शेर के 4 पैर होते हैं तो ये चतुष्पद राशि हुई। और शेर का निवास होता है पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में। शेर वैसे तो जंगल में रहता है, लेकिन वह ऐसे जंगलों में नहीं रहता है जहां मानव पास में रहते हों। वह बहुत घने जंगलों में रहता है, गुफाओं में, कंदराओं में। यदि शेर और मानव आसपास रहेंगे तो परिस्थितियां बड़ी ही दुष्कर हो जाएंगी। वो बात अलग है कि आधुनिक काल में हमने वनों पे इतना अतिक्रमण कर दिया है कि आपको अक्सर सुनने में मिलता होगा कि गांव में चीता आ गया, तेंदुआ आ गया, शेर आ गया। उसका कारण यही है कि हम जंगल काटते जा रहे हैं, घने जंगलों का अभाव होता जा रहा है। नहीं तो शेर अपने स्वभाव से बहुत ही छिपकर बहुत घने जंगलों में रहना पसंद करता है और उसका निवास स्थान गुफाएं और कंदराएं, पर्वत होते हैं। तो शास्त्रों में जो इसका निवास स्थान बताया गया पर्वत या गुफा। अब शेर से ही आप समझ सकते हैं कि वह साहसपूर्ण कार्य करने में सक्षम होगा। ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य करना पसंद करेगा जहां साहस की आवश्यकता होती है। वन संबंधी कार्य करना, वन फॉरेस्ट विभाग में कार्य कर सकता है, शिकार अच्छा खेल सकता है। हालांकि अब तो शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है हमारे देश में। निवास स्थान चूंकि पर्वत और गुफाएं हैं तो क्या पर्वतारोही हो सकता है, पर्वतों से जुड़े विषयों में उसको आनंद आता हो। तो हम इन चीजों से बहुत अधिक संभावनाएं खोजते हैं कि क्या वास्तव में क्या वो होगा। तो ये चीजें हमें इसमें बड़ी सहायता करती हैं। 6 नंबर अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि में यदि आपने समाचार पत्रों में राशियों वाला कॉलम देखा होगा या किसी पत्रिका में, तो उसमें कन्या का चित्र दिखा देते हैं। जबकि शास्त्रों में जो आकृति बनी हुई है कि एक कन्या है जो कि नाव में बैठी हुई है और उसके हाथ में एक लालटेन है। लालटेन आप लोग जानते ही होंगे। अब तो चूंकि आधुनिक काल में बिजली की कोई कमी नहीं है, गांव-गांव में बिजली है। पहले लालटेन जलाई जाती थी रोशनी के लिए, चिराग होता था, उस पर शीशा भी लगा होता था, तो उसके हाथ में लालटेन है। अब कन्या चूंकि एक उसमें मनुष्य लड़की बनी हुई है, कन्या है, तो उसके 2 पैर हैं अर्थात वह द्विपद राशि हो गई। इसका जो निवास स्थान बताया गया है वो जल और अन्न से पूर्ण भूमि, ऐसी भूमि जहाँ ना जल की कमी है ना अन्न की, अर्थात गांव। भाई गांव वहीं बसते हैं जहाँ अन्न और जल की संभावनाएं होती हैं। लोग धीरे धीरे जाके प्राचीन काल में वहाँ बसे होंगे। और आकृति चूंकि नाव में है तो क्या वह नाव से संबंधी कोई कार्य, नाव आप उसको बड़ा भी ले सकते हैं, क्या जहाज, जहाजों से संबंधित किसी व्यवसाय में होगा, किसी नौकरी में होगा। जल, जल है ही, जल से संबंधित कार्यों में होगा। कृषि, क्योंकि इसमें अन्न भी दिखाया गया है।
और चूंकि कन्या के हाथ में लालटेन है, जब हम किसी को रोशनी दिखाते हैं अर्थात हम उसको ज्ञान देने की चेष्टा करते हैं, तो क्या वह किसी ऐसे कार्य में भी प्रवृत्त हो सकता है जैसे कि मनोचिकित्सक या मोटिवेशन स्पीकर। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से राह दिखाते हैं। राह दिखाने का काम शिक्षकों का भी है। तो यहाँ हम किसी अंतिम निष्कर्ष पे तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक हम किसी जातक विशेष की कुंडली ना देख लें कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, दशम भाव में किन ग्रहों का प्रभाव है। तो सब मिला जुला कर हम एक अंतिम निर्णय पर पहुँचते हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पर तो हम राशि को ही देखते हैं, और राशियों के गुण स्वरूप और प्रकृति को समझे बिना ये संभव ही नहीं है कि हम कोई फलादेश कर पाए। तो यहाँ हम सर्वप्रथम राशियों को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, इसलिए इस क्लास में इन 6 राशियों के बारे में जाना, अगली 6 राशियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से वही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस प्राप्त होती रहे और आप नियमित और क्रम से इन वीडियो को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।